हेलो दोस्तों, सुपर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकारों की तीसरी क्लास में आए हैं। पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 13 तक आपको पढ़ा दिया था। अनुच्छेद 13 तक हमने आपको पढ़ा दिया था। अनुच्छेद 13 को मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूं, फिर से आपका रिवीजन करवा दूं कि अनुच्छेद 13 में क्या था। अनुच्छेद 13 में क्या था तो मैं आपको बता दूं, उसमें विधि की परिभाषा थी। किसकी परिभाषा थी? विधि की परिभाषा थी। और मैंने आपको बता दिया था कि विधि में किस किस चीज को माना गया है। आपको पिछली आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता पड़ जाएगा कि भाई विधि में किस किस चीज को लिया गया था। मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया कि हमने अनुच्छेद 13 तक आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, फिर हमने आखिरी में ये छोड़ा था कि विधि हम किसको नहीं मानेंगे। इस चीज का संविधान में वर्णन है कि हम किसको विधि नहीं मानेंगे। ठीक है, इस चीज का भी वर्णन है संविधान के अंदर कि हम विधि किसको नहीं मानेंगे। संविधान में यह भी बताया गया है कि हम विधि किसको मानेंगे, जैसे संसद के द्वारा निकाला गया कोई भी अधिनियम विधि कहलाएगा। राष्ट्रपति द्वारा निकाला गया कोई भी ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश वो भी विधि की कैटेगरी में ही आएगा। थर्ड है आपका किसी भी मंत्रालय द्वारा निकाला गया या कार्यपालिका द्वारा निकाला गया कोई भी आदेश आपका विधि में सम्मिलित होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें थी। अब मैं आपको बता दूं कि विधि कौन सी नहीं होगी, इस चीज का भी संविधान में वर्णन किया गया है। इस चीज का भी संविधान में वर्णन किया गया। तो मैं आपको बताता हूं कि किस चीज को, किसे विधि नहीं माना जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई कि आखिर में विधि किसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लो कि किसको विधि नहीं माना जाएगा। तो इसमें बताया गया है, इसमें एक ही पॉइंट है कि हिंदू एवं मुसलमान एवं अन्य धर्मों द्वारा बनाई गई अपनी स्वयं विधि। ठीक है भाई, इस चीज को आप देख लें कि इसमें किस चीज को विधि नहीं माना जाएगा। हिंदू एवं मुसलमान एवं अन्य धर्मों द्वारा बनाई गई अपनी स्वयं विधि। अगर आप अपने पर्सनल धर्म के लिए किसी भी प्रकार की विधि बनाते हैं तो उसको विधि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो अगर आपसे वन लाइनर फैक्ट पूछे या किसी भी तरीके का आपसे पूछे एग्जाम में कि क्या हिंदू एवं मुसलमानों या अन्य धर्मों द्वारा बनाई गई किसी भी विधि को हम मान्यता देंगे या संवैधानिक मान्यता देंगे, तो उसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, उसका उत्तर क्या होगा? नहीं। हम इस प्रकार की किसी भी नियम एवं कानूनों को विधि की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक धार्मिक विधियां हैं, ना कि एक संवैधानिक विधि। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 14, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 14। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा मैंने आपको पहले भी बताया था जब कि सबसे ज्यादा अगर हम डीप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 14 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इस अनुच्छेद का रहता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 का। तो देखिए इसकी भाषा संविधान के अंदर किस तरीके से लिखी गई है। तो इसमें लिखा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में देखिए इस चीज का बड़ा ही अपना इंपॉर्टेंट है। ये राज्य क्षेत्र भारत की जो भी पूरा, ये देखिए ये जो पूरी सीमा है, इस क्षेत्र के भीतर, भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता। ठीक है भाई, विधि के समक्ष समता
समानता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को बड़ा ही आप लोग डीप तरीके से देखें कि संविधान में समता वर्ड का यूज किया गया है, ना कि समानता वर्ड का। क्या लिखा है? भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण से राज्य वंचित नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। भाई इस चीज को आप देखें, इसमें दो तरीके के टर्म यूज हो रहे हैं। पहला विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। दूसरा है, इसमें मैं आपको दूसरा हाईलाइट करके दिखा देता हूं। दूसरा इसमें टर्म यूज हो रहा है कि विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। इसमें दो तरीके के सिद्धांत काम करते हैं। एक तो पहला है विधि के समक्ष समता, दूसरा है इसमें, पहला तो देखिए ये वाला सिद्धांत होता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार एवं विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण से राज्य वंचित नहीं करेगा। तो ये देखिए दो तरीके के सिद्धांत इसमें लागू होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये अनुच्छेद तो एक ही है, पर ये दोनों सिद्धांत आपके अलग अलग देशों से लिए गए हैं। दोनों ही सिद्धांत अलग अलग देशों से लिए गए हैं। डीप नॉलेज इसको बोलते हैं कि आप केवल अनुच्छेद ना पढ़ें, आप सिद्धांतों को भी पढ़ें कि भाई आखिर में जो बात संविधान में लिखी गई है, संविधान बनाने वालों का आप ये देख सकते हैं कि उनकी बौद्धिक सोच कितनी बड़ी थी कि उन्होंने एक ही अनुच्छेद के अंदर दो सिद्धांतों को डाला। हम 2 मिनट में इन दोनों सिद्धांतों को देख लेते हैं कि क्या है। देखिए विधि के समक्ष समता मतलब विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष ना ही कोई ऊपर है ना ही कोई नीचे है। यदि कोई बड़ी जाति का है, मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है, तो उसके लिए भी वही प्रोविजन है, उसके लिए भी वही दंड है। अर्थात कोई गरीब है तो उसके लिए भी वही दंड है, या वो किसी भी धर्म जाति समुदाय से संबंधित है उसके लिए एक ही दंड होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया और उस पर धारा 302 लगाई जाएगी। तो भाई चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जाति कास्ट का हो, उस पर हम धारा 300 ही लगाएंगे। इसी का मतलब है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष सभी समान है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। अनुच्छेद 14 इस चीज की बात करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इसको हमने, इस सिद्धांत को, अब आप पूछेंगे कि इस सिद्धांत को हमने कहां से लिया है, ठीक है, इस सिद्धांत को हमने कहां से लिया, तो मैं आपको बता दूं, बड़ा ही ब्रीफ तरीके से, आपको शॉर्ट तरीके से बता दूं। इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से, हालांकि ब्रिटेन में मौखिक संविधान है, कोई लिखित संविधान नहीं है, पर हम उसकी इस विशेषता को हमने, विधि के समक्ष समता, हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है। दूसरा है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि विधि के समान संरक्षण है क्या। देखिए आपको टाइम लगेगा, पर अगर आप मेरी वीडियो लेते हैं तो आपके एक एक खंड को बड़ी ही अच्छी तरीके से मैं कवर करवा दूंगा। आपको किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपको एक एक पॉइंट यहां पर समझाया जाएगा, ठीक है भाई। आप देखिए विधि के समक्ष समता, इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दूसरा जो पॉइंट है विधि के समान संरक्षण, मैं इसको समझाता हूं। पहले मैं बता दूं कि इस पॉइंट को हमने, जो मैं इधर लिख देता हूं, विधि के देखिए विधि के समान संरक्षण का जो ये सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है, ये अमेरिका से लिया है हमने। कहां से लिया है इसको? अमेरिका से, ठीक है। और वहां पे एक प्रोफेसर थे, एक विधि निर्माणकारी कह सकते हैं, एक विद्वान थे, उनका नाम था प्रोफेसर डाइसी ने यह सिद्धांत दिया था कि विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर डाइसी, अमेरिका के रहने वाले थे। ये प्रोफेसर डाइसी ने यह सिद्धांत दिया था कि विधि के समान संरक्षण को भी लिया जा सकता है, कोई देश अगर लेना चाहे
तो देखिए, एक ही अनुच्छेद के अंदर दो सिद्धांत हैं और दोनों सिद्धांत जो हैं वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। एक पहला विधि के समक्ष समता का अधिकार, इसको ब्रिटेन के संविधान से, बल्कि दूसरा विधि के समान संरक्षण का जो अधिकार है इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया और से राज्य हमको वंचित नहीं कर सकता। मैंने आपको राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बता चुकी है, तो इसलिए मैं यहां पर आपको नहीं बताऊंगा, आप पहली वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अब हमने बता दिया आपको विधि के समक्ष समता का अधिकार, तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूं कि विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या है। ठीक है, विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या है। विधि के समान संरक्षण, विधि आप लिखना चाहें तो आप लोग लिख लें किसी कॉपी में, विधि के समान संरक्षण। ठीक है भाई, विधि के समान संरक्षण। ठीक है, इसका अगर आप हिंदी अनुवाद, मतलब ये हिंदी ही अनुवाद है, पर इसका अगर आप सरल रूप देखेंगे तो इसका मतलब होता है समान के साथ, लिख लें आप अपनी कॉपी में अगर आप लिखना चाहें, समान के साथ समान व्यवहार। ठीक है, समान के साथ समान व्यवहार लिख लीजिए इसे। इसका आप सरल रूप अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका मतलब यह होता है, विधि के समान संरक्षण का अगर आपको सरल मतलब देखना है, मैंने आपको सरल तरीके से बता दिया, इसका मतलब होता है समान के साथ समान व्यवहार। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से, आप अगर एक बार इसको पढ़ लेंगे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी। ठीक है, व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति बी है। मान लीजिए इस व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, मान लीजिए उस व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, मान लीजिए किसी को मार दिया, हत्या कर दी किसी की, इसको सजा हुई 5 वर्ष की, इसको सजा हुई 5 वर्ष की। मान लीजिए यदि कोई अपाहिज व्यक्ति है, उसने भी इसी तरीके का कोई कृत्य कर दिया, तो क्या उस व्यक्ति को भी, जो हाथ पैरों से खराब है, या हाथ अगर उसके खराब हो जाएंगे तो वो मर्डर कर ही नहीं पाएगा, मान लीजिए वो पैरों से विकलांग है, तो क्या उसको भी 5 वर्ष की हमें सजा देनी चाहिए? नहीं, उसको हम 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष दे सकते हैं या 4 वर्ष अधिकतम उसको दे सकते हैं। भाई वो अपने हाथ पैरों से कमजोर है, तो इसलिए वो समान नहीं है। ये व्यक्ति पूरा हष्ट पुष्ट है, इस व्यक्ति में विकलांग है ये व्यक्ति, तो इसलिए हम इसके साथ इसका जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं आपको दूसरा एक और एग्जांपल दे सकता हूं। यदि कोई महिला है, महिला ए है, ठीक है, महिला ए, ठीक है, उसने चोरी की, चोरी, ठीक है, चोरी कर ली मान लीजिए, और उसको 6 महीने, ठीक है, की सजा हुई। मान लीजिए वहीं कोई बी महिला है, ठीक है, उसने भी चोरी की, ठीक है, पर वो महिला गर्भवती है, ठीक है, वो महिला गर्भवती है, तो क्या उसको 6 महीने की सजा आप देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इन दोनों की कंडीशंस में बेटा फर्क है। दोस्तों, इन लोगों की कंडीशंस में दोनों में फर्क है, ये दोनों समान नहीं है। ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए? असमान। ठीक है, अगर ये दोनों समान महिलाएं होती, अगर ये महिला बिल्कुल स्वस्थ होती, अगर ये गर्भवती ना होती, तो फिर हम इनको 6-6 महीने की सजा दे सकते थे। अब हम इसको 2 महीने की सजा दे सकते हैं। ठीक है, तो समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ना कि असमान के साथ। इन दोनों की कंडीशंस कहती हैं असमान, इसके बराबर ये नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है, तो इसके साथ व्यवहार भी समान नहीं होना चाहिए। यही मैं समझा रहा था आपको कि विधि के समक्ष, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, आप इसको आपने खूब जगह पढ़ा होगा। आप मुझे बताइए कि क्या ये आपको आज समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, विधि के समान संरक्षण। दूसरा अब हम चलते हैं आर्टिकल, मुझे यकीन हो गया होगा कि भाई आपको समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 14। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं अनुच्छेद 15। ठीक है, अब आपको समझाता हूं मैं अनुच्छेद 15। चलिए अब समझते हैं अनुच्छेद 15। ठीक है, कौन सा समझते हैं?
अनुच्छेद 15। हम एक एक अनुच्छेद को इतनी अच्छी तरीके से लेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 15 इसमें बोला गया है, देखिए मैं आपको बिल्कुल संविधान की भाषा लिखवाता हूं जो संविधान में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है राज्य को, ये देखिए राज्य शब्द वही वाला है, इसमें राज्य में मैं बता दूं आपको ये वही वाला है अनुच्छेद 12 वाला। अनुच्छेद 12 में आने वाले सभी तत्व इस राज्य में सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 12 में आने वाले सभी तत्व इसमें सम्मिलित हैं। जो राज्य की परिभाषा मैंने आपको बताई थी वो सभी चीज इसमें सम्मिलित हैं। राज्य को, आगे बढ़ते हैं, राज्य को ये आदेश है कि वह, अब मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ठीक है। देखिए इसका एक क्रम है, क्रम में आपको बता दूं, धर्म, ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद, देखिए मैं संविधान में विभेद शब्द लिखा गया है, मैं इसको सरल रूप में कर दूं तो, मैं अगर इसको सरल रूप में आपको बताना चाहूं तो विभेद का मतलब हो जाता है भेद। भेद का मतलब होता है उनको अलग अलग बांट देना, ठीक है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको। राज्य को यह आदेश है कि वह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज और है, राज्य को यह आदेश है कि वह केवल, यहां केवल शब्द और जोड़ लीजिए, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया था, केवल शब्द जरूर इस पर लगा दें। केवल, देखिए इस केवल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, संविधान में इसको लिखा गया है, इस केवल शब्द को लिखा गया है संविधान के अंदर कि राज्य को यह आदेश है कि वह केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। केवल धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर एवं जन्म स्थान के आधार पर। मैं आपको एक चीज और बता दूं, केवल इन्हीं आधारों पर विभेद नहीं करेगा, बाकी के आधार हो सकते हैं, जो इसमें लिखे गए नहीं हैं, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या शैक्षणिक आधार पर विभेद किया जा सकता है? तो भाई ये अनुच्छेद 15 में नहीं लिखा, तो इसके आधार पर हम विभेद कर सकते हैं, ठीक है। हम शैक्षणिक आधार पर विभेद कर सकते हैं क्योंकि वो अनुच्छेद 15 में नहीं लिखा गया है, ठीक है। हम सामाजिक आधार पर भी हम विभेद कर सकते हैं। तीसरा, हम आर्थिक आधार पर भी विभेद कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें संविधान में नहीं लिखी गई हैं, तो राज्य इन तीनों चीजों पर विभेद कर सकता है। आपने देखा होगा कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकल रूप से कमजोर होते हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, तो सरकार उनको विशेष छूटें देती हैं, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो इनको सरकार ज्यादा फायदा दे रही है, क्योंकि वो संविधान में नहीं लिखा गया है। आर्थिक आधार संविधान में नहीं लिखा गया है कि भाई आर्थिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा या भेदभाव नहीं होगा। सरकार इन आधारों पर विभेद आपसे
कर सकती है। यह आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अनुच्छेद 16 की ओर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अनुच्छेद 15 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, ठीक है भाई, अनुच्छेद 16 भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि लोक नियोजन में समान अवसर, ठीक है, लोक नियोजन में समान अवसर नागरिकों को प्राप्त होंगे। मैं आपको इस अनुच्छेद के माध्यम से एक बात और बता दूं। देखिए, लोक नियोजन में समान अवसर नागरिकों को प्राप्त होंगे। देखिए एक चीज देखिए, एक होता है नागरिक शब्द, ठीक है, नागरिक शब्द होता है, और दूसरा जो शब्द होता है वो होता है व्यक्ति, ठीक है। इन दोनों शब्दों के अपने अलग अलग मायने हैं। नागरिक शब्द ये होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे देश के सारे मूल अधिकार प्राप्त हों, ऐसे व्यक्ति को हम लोग नागरिक कहेंगे, जिसको सारे अधिकार प्राप्त हों। व्यक्ति वो हो सकता है जो इस देश का भी हो या कहीं बाहर देश का भी हो, उसको हम लोग व्यक्ति की कैटेगरी में रखते हैं। तो ठीक है, व्यक्ति जो बाहर का भी हो सकता है, ठीक है, जो बाहर का भी हो सकता है। पर नागरिक क्या होगा? नागरिक हमारे ही देश का मूल निवासी होगा। इस चीज को आप याद रखें कि जब भी मैं नागरिक शब्द लिखूं तो आप समझ जाइए कि हम लोग अपने देश के व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है लोक नियोजन में समान अवसर नागरिकों को प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब मैं आपको सरल तरीके से बता दूं कि विदेशी लोगों को लोक नियोजन में समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे। हमारे देश के लोगों को ही केवल लोक नियोजन में समान अवसर की प्राप्त होने का संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें तो नागरिक शब्द का इसमें यूज किया गया है। तो आपसे कभी पूछ ले कि अनुच्छेद 16 में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या चीज? नागरिक शब्द का यूज इसमें किया गया है, नागरिक शब्द का। ठीक है, तो लोक नियोजन का मतलब और समझ लेते हैं। लोक नियोजन का मतलब ये होता है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। लोक नियोजन का मतलब, ठीक है, लोक नियोजन का मतलब होता है, लोक नियोजन का मतलब होता है, लोक नियोजन का मतलब होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जितनी भी सरकार की तरफ से निकाली गई नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियां होती हैं, उनको हम लोग लोक नियोजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लोक नियोजन। सरकार की तरफ से निकाली गई जितनी भी भर्ती प्रक्रिया होती है या जो भी भर्तियां होती हैं, उसको हम लोग लोक नियोजन में कैटेगराइज करते हैं। अब आ जाते हैं अनुच्छेद आपका 17। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। आज हम केवल अनुच्छेद 17 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अनुच्छेद 17। कल आपका 18, 19 और 20 और 21 आपको पढ़ाएंगे। आज केवल अनुच्छेद 17 तक। तो ये आखिरी अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बोला गया है अस्पृश्यता का आचरण प्रतिबंधित होगा तथा इसको संसदीय विधि द्वारा
दिया जाएगा। ठीक है, देखिए संविधान में केवल इतना ही लिखा गया है कि अस्पृश्यता का आचरण प्रतिबंधित होगा तथा इसको संसदीय विधि द्वारा दंड दिया जाएगा। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, संविधान में डिटो इसी तरीके से लैंग्वेज को फ्रेम किया गया है। संविधान की भाषा केवल और केवल यही है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ या किसी महिला के साथ अगर हम छुआछूत करते हैं तो हमको कितनी सजा होगी या हम किस अपराध की श्रेणी में आएंगे, ऐसा इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है। आप आखिरी सेंटेंस देखें इसका, इसमें लिखा गया है इसको संसदीय विधि द्वारा दंड दिया जाएगा। देखो संसदीय विधि, इसने इसका मतलब सरल मतलब यह है कि अस्पृश्यता अब हमारे देश में पूर्ण रूप से क्या है, प्रतिबंधित है। अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता का अगर हिंदी बिल्कुल सरल हिंदी देखें तो इसका मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, छुआछूत हमारे देश में बिल्कुल प्रतिबंधित है। संविधान में इस तरीके की भाषा का लिखा गया है कि अस्पृश्यता का आचरण प्रतिबंधित होगा तथा इसको संसदीय विधि, संसद इसके लिए विधि का निर्माण करेगी कि अगर यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत करता है तो उसको किस प्रकार का दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं इसमें लिखा गया है कि संसद इसके लिए कानून बनाएगी कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत करता है या छुआछूत का अवहेलना करता है, क्योंकि हमारे देश में ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, तो उसको किस प्रकार का दंड दिया जाएगा। तो संसद ने, मैं आपको बता दूं, संसद ने 1955 में संसद ने 1955 में एक अधिनियम लाया। ठीक है, उसमें लिखा होता, उस अधिनियम का नाम मैं आपको बता दूं, अस्पृश्यता अपराध, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम। ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। ठीक है, इसका नाम बाद में बदल दिया गया था, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका नाम बदल करके क्या, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको बता दूं कि 1955 का जो अधिनियम था इसमें ये बताया गया था, ये संसद द्वारा लाया गया था। देखिए मैं आपको बता दूं, ये मूल संविधान में नहीं था, ये एक मूल संविधान में अभी भी इस चीज का वर्णन नहीं है, ये संसदीय विधि है, एक संसद ने विधि बनाई है ये। ठीक है, संसद ने, मैंने आपको बताया था संसद अगर कोई विधि बनाती है तो वो उसी तरीके से फॉलो होती है जिस तरीके से संविधान में लिखी गई कोई बात। तो ठीक है, उसके लिए संसद ने विधि बनाई 1955 में कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करेगा तो उसको कितने प्रकार का दंड दिया जाएगा, किस प्रक्रिया से दंड दिया जाएगा। ठीक है, उसमें सब चीज़ लिखी गई है 1955 के अधिनियम में। और आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल हम आपको आगे के अनुच्छेदों बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।